हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डीसी क्लासेस। सो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पहले समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। Chemical reactions are the processes in which new substance with new properties are formed. यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस हमारे फॉर्म होते हैं और जो हमारे सब्सटेंस बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है किनसे, जिनका हम यूज करके उन न्यू सब्सटेंस को बना रहे हैं। इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझने के आप सामने एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने क्या करा है, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया है ऑक्सीजन गैस के साथ और उसे हमने हीट करा, तो उससे हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NGO। तो देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंट सब्सटेंस लिए थे, उसके बाद इन दोनों का केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके बाद हमारा एक नया सब्सटेंस बन रहा है और ये जो नया सब्सटेंस है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी किनसे, जिनका यूज करके हम इसे बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहली चीज जो आप लोगों की याद रखने की है वो क्या है, देखिए बच्चों, जिन सब्सटेंस का आप यूज कर रहे हो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेक अ केमिकल रिएक्शन या टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। अब जो सब्सटेंस हमारा बन रहा है केमिकल रिएक्शन होने के बाद, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये दो वर्ड याद रखिएगा, The first thing reactants and the other thing products। reactants हमारा क्या होगा, जिनका हम यूज कर रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, और प्रोडक्ट्स क्या हो गया हमारा, जो हमारा नया सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब बच्चों ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, पहले उसे रीड करके देख लेते हैं फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट do not change into those of other element। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि ऑक्सीजन खुद कन्वर्ट होके मैग्नीशियम हो जा रहा है, एक एलिमेंट वो एज इट इज रहता है, एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पे सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या, देखिए दोस्तों, जैसे O2 है तो ये ऑक्सीजन दो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े रहते हैं विद सम बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा जैसे ही हम इसे हीट करेंगे और ये ऑक्सीजन अलग होके इस मैग्नीशियम से जुड़ के हमारा बन जाएगा NGO। तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि ऑक्सीजन इसने इस एटम को अपने पास से हटाया और इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना के जुड़ गया। सो एटम्स का यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। सो ये वर्ड याद रखिएगा हमेशा, रीअरेंजमेंट, नॉट चेंजिंग ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। सो मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बोल सकता हूं कि हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एट सम गिवन कंडीशंस, और वो रिएक्ट करने के बाद हमारा नया सब्सटेंस बनाते हैं। जो सब्सटेंस हमारा रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल सब्सटेंस बन रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली है, वो भी याद रखिएगा कि यहाँ पे एटम्स आपस में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या विशेषताएं होती है। ऑलराइट बच्चों, सो कैरेक्टरिस्टिक में हम हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक जो देखेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें गैस एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व होती है। इवॉल्व होती है मतलब निकल रही है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे जिंक एक मेटल है, उसे अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl के साथ अगर रिएक्ट कराऊंगा तो ये ZnCl के साथ कंबाइन होकर ZnCl2 बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इवॉल्व, ये दोस्तों एरो मतलब क्या है कि ये ऊपर उड़ जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इवॉल्व हो रही है। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।
अब बच्चों सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का पढ़ना है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें किसी न किसी कलर का प्रेसिपिटेट जरूर निकलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम Ki दैट इज पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पे PbNO3 दैट इज लेड नाइट्रेट। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है PBI दैट इज, इसके हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। अब देखिए दोस्तों ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और साथ में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है KNO3। तो ये दोनों ट्रांसपेरेंट थे, बट जैसे इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो हमारा लेड आयोडाइड से येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे बस याद रखना है क्या कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें देखनी है अपनी केमिकल रिएक्शन में वो है चेंज इन कलर। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के बाद जो हमारे रिएक्टेंट्स थे उनका कलर चेंज हो जाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल KMnO4 हमारा होता है पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका कलर होता है हमारा पर्पल। जैसे ही मैं इसमें HNO3 ऐड करूंगा दैट इज नाइट्रिक एसिड, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है KNO3 H2O एंड MnO2। और दोस्तों ये जो हमारा KNO3 ये ट्रांसपेरेंट होता है मतलब कलरलेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्पल से कलरलेस यानी ट्रांसपेरेंट में चेंज हो रहा है, तो कलर में भी चेंज आ सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल। अब बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पढ़नी है वो है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो हमारा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कुछ हीट एनर्जी निकलती है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी निकल रही है और इसी हीट एनर्जी की वजह से ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है। इसके बाद हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक और है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट बच्चों, अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पढ़नी है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट यहाँ पे चेंज होती है। मतलब सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है या लिक्विड टू गैस हो सकता है या सॉलिड टू गैस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम वैक्स लें दैट इज एक मोमबत्ती, अगर आप मोमबत्ती को जलाएंगे दैट इज इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों वैक्स यानी मोमबत्ती हमारा सॉलिड होता है, CO2 इट इज अ गैस एंड H2O इज लिक्विड। सो यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। सो बच्चों बेसिकली हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक 5 टाइप की होती है। पहला हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन कलर, चौथा चेंज इन टेम्परेचर एंड द लास्ट वन चेंज इन स्टेट। सो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से कोई ना कोई कम से कम एक चेंज जरूर हो रहा होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन इनमें से चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलेगा। सो बच्चों ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सो ध्यान से समझिएगा। ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ही हम हमारे जिंक मेटल को रिएक्ट कराएंगे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दोस्तों हमारा प्रोडक्ट बनता है जिंक क्लोराइड और साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन है दैट इज जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अब दोस्तों इसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स एंड फॉर्मूले। अब देखिए जैसे जिंक का हमारा फॉर्मूला होता है Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे सब्सटेंस का फॉर्मूला होता है HCl। अब ये हमारा फॉर्म जो हो रहा है दैट इज जिंक क्लोराइड दैट इज ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या करा, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स एंड फॉर्मूले, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सो बेसिकली केमिकल इक्वेशन में होता क्या है जिन सब्सटेंस का हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए उनको
और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे उनका सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करके दिखाना। बस इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि जिन सब्सटेंस का हम यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो हमारे रिजल्टेंट सब्सटेंस बन रहे हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट बच्चों, सो हमारे जो चैप्टर का नाम है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हमें उसका बेसिक आइडिया हो गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अलग अलग टाइप की जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है उस बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि कॉम्बिनेशन यानी कुछ कंबाइन हो रहा होगा। सो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराएं, कंबाइन कराएं, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है वाटर दैट इज H2O। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस बना रहा है। सो ऐसे टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो हमारी दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और दोस्तों यहाँ पे भी नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा डिकम्पोजिशन, यानी यहाँ पे कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होके कोई नए सब्सटेंस बना रहा होगा। सो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है जिसमें एक सब्सटेंस डिकम्पोज होके दैट इज टूटकर दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस बनाता है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को सिर्फ हीट अगर करें तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है और दो अलग अलग सब्सटेंस बना रहा है। तो ये होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों जो हमारी थर्ड रिएक्शन होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से हटा देता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि हाई रिएक्टिव या लो रिएक्टिव क्या होता है। तो इसी के लिए पहले मैं आपको ये रिएक्शन कराने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा। इसके बाद मैं आपको हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो पहले इस सीरीज देखिए। ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है इसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका है दैट इज लिपो बर्स्ट मगल मंगजन क्रॉफे कैड नितिन एच चापा। इसे एक बार फिर बोल सकते हैं दैट इज लिपो बर्स्ट मगल मंगजन क्रॉफे कैड नितिन एच चापा। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारी रिएक्टिविटी सीरीज कैसी छुपी है वो आपको दिखाता हूँ। Li हमारा क्या कौन सा एलिमेंट होता है लिथियम। Similarly Po that is potassium, then Ba ये होता है हमारा दोस्तों बैरियम। Similarly St ये होता है हमारा स्ट्रोंशियम। ये सभी एलिमेंट्स के नाम है अलग अलग। Mg ये होता है हमारा मैग्नीशियम। उसी तरीके से Al ये होता है हमारा एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद मंगजन Mn होता है दोस्तों मैंगनीज। Then Zn होता है हमारा जिंक and similarly Cr this is chromium and then Fe that is iron। Similarly यहाँ पे हम कैड, ये कैड होता है हमारा कैडमियम। Similarly नितिन में देखिए दो लेटर है, एक दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो Ni होता है हमारा निकल और टिन खुद एक एलिमेंट होता है Ti। ठीक है दोस्तों। H यहाँ पे हमारा H stands for hydrogen and then C this C is copper, then H ये H होता है दोस्तों हमारा Hg बोले तो मर्क्यूरी। अच्छा बच्चों ये भी याद रखिए जो पहले वाला C कॉपर इसका सिंबल होता है Cu। देन ये जो पहले वाला A है ये होता है हमारा Ag that is silver, then P ये होता है हमारा Pt that is platinum और दोस्तों लास्ट जो हमारा A होता है ये होता है हमारा Au मतलब गोल्ड। तो दोस्तों ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज
लिपो बस मगल मंगजन क्रॉफे चैड नितिन एच चापा। अब देखिए दोस्तों, इसका यूज करके आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीशियम और आयरन Fe में कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा। तो इसमें बस आप ये देखिए कि इस सीरीज में इन दोनों में पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपो बस मगल में हमारा Mg आता है और Fe आयरन हमारा यहाँ बाद में। तो पहले मैग्नीशियम आ रहा है, बाद में आयरन आ रहा है। तो दोस्तों इसमें ये याद रखने वाली बात है कि जो एलिमेंट पहले आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू द एलिमेंट जो बाद में आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ मैग्नीशियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू आयरन। क्लियर है बच्चों? अब इसी का यूज करके हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले मैं बच्चों आपको 2 मिनट दे देता हूँ। ये टेबल में या कहीं ना कहीं इसे नोट करके जरूर रख ले, ये आपका पूरे 12th तक काम आने वाला है। ऑलराइट बच्चों, अब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़े आराम से समझ सकते हैं। सो इसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस कर देता है मतलब उसे हटा के खुद उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं Mg ने Fe को डिस्प्लेस करा और MgSO4 के साथ कंबाइन हो गया यहाँ पे, और Fe हमारा अलग हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है तो ही इसे डिस्प्लेस करके खुद SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन ऐसे भी पूछ सकता था कि बताओ अगर मैं MgSO4 को रिएक्ट कर रहा हूं आयरन के साथ तो क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं। तो आप देख सकते हैं Fe ये हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो मतलब इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सके, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो ही किसी कमजोर को वहां से डिस्प्लेस कर सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन इसे डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। सो दोस्तों ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। क्लियर है बच्चों? ऑलराइट बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।